हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब सीटेट 2019 का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ये मैथ का पेपर होगा और इसमें जो है पूरे 30 प्रश्न हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो जो है अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का जो है प्रयोग करके दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा 32वां नंबर देखते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16×25 का जो है गुणन इस प्रकार किया। ठीक है, 16×25 है, उन्होंने किया 8×2×5×5। फिर ठीक है, फिर उसने किया 8×5 2×5। ठीक है, फिर 40×10 बराबर 400। ठीक है, इस तरह से जो है गुणन किया है, गुणनखंड इसका किया है। तो पूछ रहा है इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 2×5 किया है। ठीक है, फिर दूसरा जो गुणनखंड किया है उसमें जो है 5×2 कर दिया है। ठीक है, यानी जो है ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो यह जो है साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक बार 2×5 किया और एक बार जो है 5×2 किया। ठीक है, तो ये ऐसा जहाँ पे आता है, जिस समीकरण में आता है, तो वहाँ पे जो है साहचर्य सिद्धांत जो है लागू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? प्रश्न देखिएगा, यहाँ पूछा है नहीं है, तो इसमें से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मापन जो होता है ये प्रारंभिक संख्या से संकल्पना से संबंधित नहीं होता है। वर्ग, समावेश, संरक्षण, वर्गीकरण, ये सब जो है इससे संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन दिए गए हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए दूसरा है, जो एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें से कौन शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ये आपको छांटना है। तो पहला कह रहा है कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो संख्यांक जो होता है एक सिंबल होता है। जैसे मान लीजिए हम 5 लिखते हैं, ठीक है, और ये भी रोमन में हम 5 लिखते हैं, तो ये जो दोनों हो गया, ये जो हो गया, इसको हम संख्यांक कहेंगे। ठीक है, यानी संख्यांक जो होता है वो अंकों का प्रतीक होता है। इसको हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये 5 है। अगर 5 लिखा रहेगा तो ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, कि यह एक संख्या का जो है मान बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। और एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। ये अलग अलग संख्याओं द्वारा जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, हिंदी भाषा में ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कई भाषाओं में जो है इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कूट इसमें से सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है, ए और बी जो है दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? प्रश्न यहाँ फिर से नहीं पूछा है, कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कंठस्थ करना। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे याद करना, कंठस्थ करना आवे, वही आप जो है आंसर पर टिक कर दीजिएगा, निश्चित ही सही हो जाएगा। ठीक है, कंठस्थ करना ये गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक है, मानस दर्शन, आकलन करना, पक्षांतरण करना, ये सारे जो है गणितीय प्रक्रम में आते हैं। ठीक है, कंठस्थ करना ये कोई शब्द नहीं है। 36वां प्रश्न है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो इसमें 2 समस्या दिया गया है। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? और बी दिया है, 1 रुपये
₹9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? इसमें कथन नीचे दिया गया है, तो इसमें कथन बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही हो रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए एक टोकरी में 15 संतरे हैं, ठीक है, उसके बाद और दूसरी टोकरी में जो है 17 संतरे हैं, तो दोनों सब मिलाकर कितने संतरे हैं? तो ये जो है ये योग का समुच्चय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये योग समुच्चय मतलब इसका जोड़ समुच्चय का जो है संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। और जो बी वाला है, देखिए बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक मोबाइल का मूल्य जो है 9,950 है और उसी फ़ोन एक बजट आया, उसी फ़ोन का दाम में जो है 375 रुपये की जो है वृद्धि कर दिया गया। ठीक है, 375 रुपये की वृद्धि कर दिया गया। तो इसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें संवर्धन यानी वृद्धि संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एक पहला सही हो जाएगा। और ये जो है इसमें योग समुच्चय का अवधारणा प्रस्तुत कर रहा है, ये जो है संवर्धन संरचना का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। तो इसमें कौन सा सही कथन हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 4। ठीक है, भार के संरक्षण की समझ जो है आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, मान लीजिए भार के संरक्षण की समझ आयतन के, मान लीजिए कोई बर्तन है, तो बर्तन में कोई चीज़ रखा हुआ है, अनाज हुआ या कुछ भी रखा हुआ, तो उसका पहले भार इसमें इसके अंदर का जो मतलब सामान है उसका पहले भार सबसे पहले आता है, तब इस जो मतलब ये टोकरी रखी हुई है उसका आयतन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार जो माप का इन्होंने मानक दिया था उसके अनुसार जो है ये चौथा सही हो जाएगा। भार के संरक्षण की समझ जो है आयतन संरक्षण से जो है पहले आती है। 38वां है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्षेत्रफल भी और गुणनखंड भी और उसका परिमाप भी। मान लीजिए आप किसी बच्चे को जो है 25 जो है टाइल्स दे देते हैं, संगमरमर का टुकड़ा दे देते हैं 25, और उसको कह देते हैं कि आयताकार व्यू में उसको सजाओ। ठीक है, तो आयताकार में वो सजाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्षेत्रफल इसका मान लीजिए पूरा 25 सजा लिया तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकता है। ठीक है, उसका गुणनखंड भी कर सकता है कि 5-5 रेशियो में हम लोग 5-5 रेशियो में 5 रो में इसको लगाए हैं। ठीक है, और इसका जो जितने एरिया में लगाया है उसका परिमाप भी निकाल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गणित करने में पहले विवेचन करना, फिर चर का प्रयोग करना, फिर जो है प्रतिरूप देखना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन से स्तर हैं? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये सभी लोग जानते होंगे, ये ज्यामितीय चिंतन। ठीक है, जो वान हेले थे उन्होंने ज्यामितीय चिंतन के विकास की अवस्थाओं को जो है परिभाषित किया था। 41वां नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम जो है किस पे केंद्रित होना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, 42वां प्रश्न है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन जो है उचित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर के द्वारा जो है
और इसको जो है हम मान लीजिए ग्राफ बना रहता है, जो ग्राफ पेपर इस तरह से करके बना रहता है, तो इसमें जो है हम मानक के रूप में इसको समझा करके यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट करके जो है इस तरह से हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दशमलव का गुणन जैसे व्यवस्था करना होता है तो ग्राफ पेपर्स पे समझाना जो है सबसे आसान तरीके से होता है। ठीक है, 43वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है पूछा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत जो है रटने और संकल्पना में समझ में अंतर किया जा सके। ठीक है, तो जहाँ पे हम बोले हैं जहाँ पे रटने कंठस्थ करने का आवे वहाँ पे जो है बेहिचक आप लोग टिक कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, रटने हुआ कंठस्थ करने हुआ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, फिर नहीं है पूछा है, तो कौन सी इसमें विशेषता नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना जो है ये विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ कठोरता भी आया है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जहाँ जो लगे कि ये बिल्कुल रॉन्ग जा रहा है तो उसको आप लोग जो है टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तीसरा देख लीजिए, इसे अलग होगा, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित हो तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित किया जाए, ये भी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को मिला सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 जो है टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की छात्रों की संख्या जो है 160 है तो कितने छात्र जो है शतरंज खेलते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखते हैं कि वॉलीबॉल खेलने वालों छात्रों की संख्या कितनी है, तो 160 है। ठीक है, 160 कुल है वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या। ठीक है, और ये देखिए कि इस छात्र में से जो है 1/4 छात्र जो है वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है मान लीजिए 1/4 छात्र जो है खेलते हैं, क्या वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो x/4 बराबर कितना हो जाएगा 160, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा आपका इधर जाएगा 16 चौक को 64, 640 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 640 टोटल छात्र हो गए। अब पूछ क्या रहा है कि कितने छात्र जो है शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी है, इस छात्रों में से शतरंज कितने खेलते हैं, तो 1/16 छात्र खेलते हैं, तो हो जाएगा टोटल में से जब हम करेंगे 160 640 से 640 का 1/16। ठीक है, 1/16 जो है शतरंज खेलते हैं, तो अब इसी को हम लोग हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 के 16 चौक को 64 यानी 40 छात्र। ठीक है, तो 40 छात्र जो हैं वो शतरंज खेलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो पहले तो इसको हम पूर्ण भिन्न में बनाएंगे, तो 18 चौक 72, 72 3 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 बटे आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और कितने चतुर्थांश हैं, चतुर्थांश यानी 1/4, तो कितने चतुर्थांश हैं, तो इसमें भी जो है 1/4 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 1/4 से इसमें जब भाग देंगे तो क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, यानी ये बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो ये जब ये हो जाएगा आपका देख लीजिए 75 हो गया, 75 गुणे 4, और ये जो है 4 गुणे 1, ये जाएगा ऊपर तो पलट जाएगा, ये ऊपर यहाँ जाएगा तो पलट जाएगा, और ये जो है नीचे हो जाएगा, तो 4 गुणे 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है,
तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसको हम सरल भिन्न में बना लेंगे, तो 18 चौक 72, 3 75, 75/4 हो जाएगा। कितने चतुर्थांश हैं, तो 1/4 को चतुर्थांश कहते हैं। तो उसमें 75/4 में जो है 1/4 का हम जब भाग देंगे, तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो यानी 75/4 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे, ये उल्टा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 75 बचा। तो कितने चतुर्थांश हो गए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 75 चतुर्थांश होंगे। ठीक है, 47वां प्रश्न है, अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित करना है। योग करने पर जो है अधिकतम संभव संख्या कितनी होगी। ठीक है, जिसको हल करना है आपको। तो इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो बाईं ओर जितनी बड़ी संख्या होगी वह संख्या जो है उतनी ही बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए है 882 है। ठीक है, तो 8 जो है ये संख्या जितनी बड़ी होगी, संख्या जो है उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें से जो है जब हम व्यवस्थित करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ भी सबसे बड़ी संख्या मिल गई, यहाँ भी सबसे बड़ी संख्या मिल गई। ठीक है, तो जो सबसे बाईं ओर जो है जितनी बड़ी संख्या होती है उतना ही जो है उसका जो है संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो अब इसी को जो हम ऐड कर लेंगे तो 3 2 5, 6 4 10 के 0, हाथ में आली 1, और 8 7 15 1 16, 1605 आपका हो जाएगा। ठीक है, 1605 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो व्यवस्थित करने के लिए पहले सबसे बड़ा लिया जाता है, फिर उसके नीचे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, और इसी को जब हम ऐड कर देंगे तो जो सबसे अधिकतम सबसे बड़ी संख्या बन सकती है वो 1605 ही हो सकती है। इससे बड़ी अधिकतम संख्या इसमें नहीं बन सकती है। ठीक है, 49वां प्रश्न है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। मान लीजिए एक पूर्ण संख्या मान लीजिए 10 है। ठीक है, मान लीजिए एक पूर्ण संख्या आपका 10 है। ठीक है, इसमें से जो है जोड़ी जाती है कितना, 50 जोड़ी जाती है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो इसका मान हो जाएगा आपका, देखिए 60 हो जाएगा। ठीक है, और उसी में संख्या में से वही घटाया जाता है जब। ठीक है, यही संख्या में से जब इसको हम घटाते हैं तो इसका मान आ जाता है 40। ठीक, अब देखिए, अभी जो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 100। ठीक है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो आपका 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मान हम रखे हैं, कोई भी मान आप लोग जब रख के लगाएंगे इस तरह से, उसी संख्या में से उसको जोड़ेंगे, उसी संख्या में से उसको घटाएंगे, जो उसका योगफल आएगा वो 100 ही होगा, निश्चित ही 100 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 52वां प्रश्न है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का जो है भार क्या होगा। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारे रेशियो को एक मान में रख लेते हैं। तो 5.3 किलोग्राम को जो हम ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5300 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5300 ग्राम हो जाएगा ये, इसको हम बदलेंगे। और 2100 ग्राम क्या है, किशमिश है, तो 2100 ग्राम जो है किशमिश हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो है 2.2 किलोग्राम काजू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200 ग्राम। ठीक है, 2200 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, काजू को मिला लिया, इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। ठीक है, तो प्रत्येक पैकेट का भार पूछ रहा है, तो हम इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, देखिए 3 1 4 4 2 6, 5 2 7 2 9। ठीक है, 9600 टोटल आ रहा है। ठीक है, 9600 टोटल आ रहा है।
तो क्या कह रहा है, प्रत्येक भाग 2 दर्जन पैकेट बनाना है। ठीक है, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में 24 हो जाएगा। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना हो जाएगा, तो इसी 9600 में जब हम 24 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो प्रत्येक पैकेट का भार आपका निकल जाएगा। तो इसका भार कितना आ जाएगा, तो जब हम काटेंगे 24 चौक को 96 और उसके बाद जो है 00 आगे बढ़ जाएगा, यानी 400 ग्राम प्रत्येक पैकेट का भार हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसको रेशियो में ग्राम में बदल लीजिए। तो 5300 ग्राम हो गया आपका बादाम, 2100 ग्राम किशमिश हो गया, और उसके बाद 2200 ग्राम जो है काजू हो गया। इसको जब हम ऐड कर लेंगे टोटल तो 9600 आ गया। ठीक है, 2 दर्जन पैकेट बनाना है, तो 2 दर्जन में 24 होते हैं, तो 24 में से भाग दे देंगे जब, तो प्रत्येक पैकेट का भार जो आ जाएगा आपका 400 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए जो है 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता क्या है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो आप लोग हल कीजिए, इसको देखिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक बीकर है, बीकर में कुल जो है 7 भाग हैं। देखिए 3/7 है, मतलब ये देखिए यहाँ से 3/7 भाग पानी है, यानी बीकर के जो है 7 भाग होंगे। ठीक है, तो 7 भाग होंगे, तो 3/7 भाग, यानी 7 भाग में जो है तीसरा भाग, यानी 3 भाग पानी से भरा है, तो बचा कितना, 4 भाग बच गया। ठीक है, 3 भाग जो है पानी भरा है, तो 4 भाग इसमें जो है बचा है, तभी ना 7 भाग होगा। ठीक है, तो 4 भाग भरने के लिए कितना पानी, ऊपर भरने के लिए जो है 16 लीटर की पानी, 4 भाग भरने के लिए जो है 16 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो 1 भाग भरने के लिए कितना हो जाएगा, 1 भाग भरने के लिए जो है 16/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 4, ठीक है, 4 लीटर, यानी 1 भाग भरने के लिए हमको कितने पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो 4 लीटर की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो पूरा 7 भाग भरने के लिए तो 7 गुणे जो है 4, यानी 28 लीटर पानी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, यानी एक बीकर है उसका 7 भाग है, और उसके तीन भाग में जो है 3/7 वही 3 भाग में जो है पानी भरा हुआ है। तो इसमें बचा कितना, 4 भाग बचा। ठीक है, तो 4 भाग भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता लग रही है। 4 भाग भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता लग रही है। तो 1 भाग भरने के लिए तो 16/4 हो जाएगा, यानी 4 लीटर के पानी की आवश्यकता लग रही है। तो वही 7 भाग भरने के लिए जो है 7 चौक 28, सीधे आपका आंसर हो जाएगा 28 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को जो है इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको देख लीजिए। सोमवार को कितना बचत करती है, सोमवार को 50 रुपये। ठीक है, सोमवार को 50 रुपये, और बुधवार को जो है 100 रुपये, और उसके बाद शुक्रवार को 80 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल कितना बचत करती है, तो 0 हो गया, और ये 50 है, तो हो गया आपका 230 रुपये। ठीक है, वो 230 रुपये की बचत करती है। ठीक है, और रविवार को कितना खर्च कर देती है, तो इसमें से जो है रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है। तो इसमें से जब हम 60 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 170 रुपये बच जाएगा। ठीक है, 60 रुपये खर्च कर दी तो 170 रुपये बच, यानी एक सप्ताह में जो है 170 रुपये बचाती है। ठीक है, तो 5950 रुपये का उसको मोबाइल ख़रीदना है, तो कितने सप्ताह लगेंगे, तो जो है 5950 रुपये में हम जब 170 का भाग कर देंगे, ठीक है, 170 का भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 17×3 51 35 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको 35 सप्ताह इसको लगेगा 5950 रुपये इकट्ठा करने में। ठीक है, कितना सप्ताह, 35 सप्ताह लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसको जो है ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, 55वां प्रश्न है, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जा रहा है, तो 2 अंकों की सम संख्या, तो सम संख्या तो सभी लग रहे हैं। ठीक है, 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ,
तो 3 से ये नहीं कटेगा, 56, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जा रहा है? तो 36 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए अब देख लीजिए, ये मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो 36 2 अंकों की सम संख्या है, सही बात है। 3 4 6 का सर्वगुणज हूँ, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी सत्य है, ठीक है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो देख लीजिए इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। यह 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 36 से कट जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके पहले हम बताए होंगे आप लोग को, मान लीजिए 36 का गुणनखंड करना है, तो इसको निकालने के लिए आपको जल्दीबाजी में ये भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन के थ्रू लगाना हो, तो मान लीजिए 36 का करना है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही होता है इसका गुणनखंड। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2, ठीक है। तो ये जो पावर होता है, पावर में एक हम ऐड करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो इसको भी जब एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसके 36 के जो है 9 गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। और इसके जो है 9 गुणनखंड नहीं होंगे, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुणा हो जाएगा? तो आप लोग देख लीजिए, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा होता है। तो क्या कह रहा है? एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो 4 भुजा कितनी है? 10 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया जाए, यानी ये जो भुजा है 10 था और 20 कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा? 80 कर दिया जाए, तो परिमाप में कितने गुणा हो जाएगा? मतलब इसका कितना गुना ये हो रहा है? तो इसका 2 गुणा हो जाएगा, ठीक है, इसका 2 गुना हो जा रहा है सीधे। आप लोग देख सकते हैं, एक वर्ग है, उसका एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका जो परिमाप हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और उसके भुजा में अगर वृद्धि कर दिया जाए, तो उसको दुगुना कर दिया जाए, तो उसका जो परिमाप आएगा वो भी जो है 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममितियां दोनों की रेखाएं हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक्स। मान लीजिए ये एक्स है, और अगर इसको हम समानांतर और क्षैतिज रेखा बनाते हैं, तो दोनों ओर जो है समान सममिति, ऊर्ध्वाधर सममिति इधर और इधर बन रही है, और बाकी में किसी में नहीं बनेगी ऐसा। मान लीजिए सी कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे तो कोई समान ही नहीं दिख रहा, आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। एक्स ही है जो इधर भी और यहाँ भी, इधर से भी और इधर से भी समान रूप से यहाँ पे परिभाषित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 58वां प्रश्न को जो है बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए दिया गया है। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसको आइए हल करते हैं, कैसे इसको हल किया जाता है। तो मान लीजिए ये है 11011, ठीक है, 2 है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो 0 को छोड़कर, ठीक है, दाहिने से जो है 2 पर 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2 से 0, जब 2 पे 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा इसका मान, जो पे 0 यानी 1 और 1 का नंबर 1, ठीक है। और इसका कितना मान हो जाएगा? इसका भी मान हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पे यहाँ 1 रखेंगे घात, और इसमें गुणा करेंगे 2 एकम में 2, फिर 2 एकम में 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 को छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। तो और इसका मान जो अब 2 पे 2 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 पे 3 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 पे 4 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 8 4 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे 2 पे 0 करेंगे
ठीक है। तो 1 में गुणक करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 पे 1 करेंगे तो 2 के मान 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 पे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 0 में गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। फिर 2 पे 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 का मान जो है 8 एकन्नम 8 हो जाएगा। तो इस पे जो है 2 पे 5 करेंगे तो 16 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो 16 एकन्नम 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान हो गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ 1 लिखा है, ठीक है, जोड़ लीजिए, शून्य को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 लिखा है तो इसको जोड़ लीजिए और शून्य को जो है छोड़ लीजिए, तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, प्लस क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 के ऊपर 4 है तो 4 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। 1 2 8 प्लस 16 तो बराबर कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। तो इसका डेसिमल नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 27 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसको कुछ नहीं किया जाता है, जो ये 2 मान दिया जाता है, इसमें जो है 2 पे एक बार 0, फिर 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 के घात 3, जितने भी यहाँ अंक होते हैं उसका जो है स्क्वायर करके इसमें गुणा करके रखते चले जाते हैं। और जितना भी 0 का मान होता है उसके ऊपर का अंक जो है छोड़ देते हैं। अब बाकी सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं, बस इसका प्रोसेस यही है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, कक्षा 3 के चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए छात्र अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए कैसे, पहले जो है ठोस पदार्थ को उसे मान लीजिए ठोस पदार्थ है, उसको 4 भाग कीजिए, ठीक है। उसको बताइए कि इसका 1/4 होता है, ठीक है। फिर सी करना चाहिए, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने के लिए चित्र दिखाने चाहिए, जैसे हम चित्र बनाए हैं इसको बताना चाहिए कि 1/4 है, 1/4 है, तब जो है मिल के पूरा होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है। फिर चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके जो है श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक ठोस लेना चाहिए पहले, फिर इसको जो है 4 भाग में प्रदर्शित करना चाहिए, फिर जो है श्यामपट्ट पर करके ये प्रक्रम हो जाएगा आपका बी, सी और ए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, 72 × 28 = 36 × 4। यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है। रिक्त स्थान की संख्या को भरना है और इन सभी स्टेप को जो है इसमें फॉलो कराना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ रिक्त स्थान पे x रख देते हैं, ठीक है। तो x अगर रख देते हैं तो ऐसे यहाँ पे हल कर लेंगे। 36 एकन्नम 36, 36 दूना 72, ठीक है। 4 एकन्नम 4, 4 और 4 सते 28, तो 7 × 4 = 14। तो यानी ये इधर x है तो x का मान बराबर हो गया आपका 14, ठीक है। तो अब आपका स्टेप देखिए फॉलो, 7 का गुणज है तो 14 7 का गुणज होगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा, बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या है तो आपका सही हो जाएगा। देखिए अभाज्य नहीं है, भाज्य है, ये 2 से कट जा रहा है, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और 10 से कम है तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, 10 से ज़्यादा है, 14 है ये, ठीक है। एक सम संख्या है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सम संख्या 14 है ये है। और 56 का गुणनखंड है तो 14 चौक को 56, ये भी फॉलो कर रहा है। यानी ए और डी और ई फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। जो 14 है 7 का गुणज होगा, और एक अभाज्य संख्या है तो गलत है, 10 से कम ये भी गलत है। एक सम संख्या है तो ये सही है, और 56 का गुणनखंड है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे 2019 सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर थे जो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।